हेलो फ्रेंड्स, पिनाक जीएस में आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंट पीटी 365 की सीरीज को। उसमें हमने एक क्लास कर ली थी। ये आज हमारी सेकंड क्लास है, तो इसमें देखते चलेंगे कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको हमने हाईलाइट किया है और उनको एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो उसी कड़ी में अगर हम देखते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन से संबंधित टॉपिक है, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, सीसीटीएस। सीसीटीएस क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है, इसको एक एक करके हम देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको अलग अलग खंडों में क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उसने क्या चालू किया है, सुधारों की घोषणा की है। किसमें? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो सीसीटीएस है उसमें इसने सुधारों की घोषणा की है। सीसीटीएस की शुरुआत 2023 में हुई थी। सीसीटीएस की शुरुआत कब हुई थी? सीसीटीएस की शुरुआत 2023 में हुई थी और ये कार्बन ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इसमें क्या किया गया? कार्बन ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान इसमें किया गया। सीसीटीएस के अगर प्रमुख बिंदुओं की बात देखें तो ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत बनाई गई थी, घोषणा की गई है। और इसे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 द्वारा संशोधित किया गया था, जो कि 2001 का एक्ट था, इसको संशोधन किया गया था, विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि सीसीटीएस के बारे में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो देखते हैं कि विद्युत मंत्रालय द्वारा घोषित नए सुधारों की बात करते हैं। तो जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, मानकों को विकसित करेगा और ऑफसेट तंत्र के लिए परियोजनाओं को क्या करेगा? पंजीकृत करेगा। और जो संशोधित किया, जो अमेंडमेंट किया गया सीसीटीएस के तहत, उसमें जो पहले क्या करता था, जो बीईई है वो क्या करता था? क्रेडिट को मान्य करता था, वैलिडेट करेगा, सॉरी, पहले क्या करता था? वेरिफिकेशन करता था, मन को उसका सत्यापन करता था, लेकिन अब उसको क्या करेगा? मान्य भी करेगा, वैलिडेट भी इसको करेगा। और दूसरा क्या कि जिन संस्थाओं के लिए योजना मतलब जिन संस्थाओं के लिए ये योजना बाध्यकारी नहीं है, वो कौन से? नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज एंड नॉन ओईएस, उन्हें भी अपने डिकार्बोनेशन परियोजनाओं को पंजीकृत करवाने और कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने की अनुमति दी गई है। अब कार्बन बाजार के बारे में बात करते हैं। कार्बन मार्केट है क्या? कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत कब की गई थी? मतलब ये एक ऐसी बाजार प्रणाली है जहां कार्बन क्रेडिट्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में इन क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसकी देखें कि अन्य सुर्खियों क्या रही हैं, तो अन्य सुर्खियां रही हैं नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई यूएनडीपी के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया है। और ये क्या काम करेगा? ये एक तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगी। और यह सॉफ्टवेयर क्या करेगा? देश की जो कार्बन क्रेडिट्स की जो मार्केट है, जो उसका व्यापार है, जो ट्रेड है, उनके लिए एक राष्ट्रीय डेटा प्रोवाइड कराएगी और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से बनाने में सक्षम कार्य करेंगे। ठीक है, ढंग से उसको सक्षम बनाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है मिशन लाइफ, जो कि लास्ट ईयर बहुत चर्चा में रहा था। मिशन लाइफ 3P प्रिंसिपल, आपने सुना भी होगा 3P प्रिंसिपल के बारे में। उसके एक एक करके देख लेते हैं। तो जो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने क्या काम किया कि मेरी लाइफ ऐप लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, और यह निम्नलिखित 5 विषयों के तहत मिशन लाइफ के से संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला में भागीदारी का अनुभव प्रदान करता है। कौन कौन से है वो? ऊर्जा बचाओ, पहला क्या है कि ऊर्जा बचाओ। दूसरा क्या है? जल बचाओ। और तीसरा क्या है? जो एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने के लिए। और चौथे नंबर पे क्या आता है? जो सतत खाद्य प्रणाली है को उसको अपनाने के लिए। और जो फिफ्थ एंड लास्ट है वो क्या है कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिशन लाइफ 3P प्रिंसिपल पे बेस्ड था, मतलब प्रो, प्लेनेट और पीपल। ठीक है, इसके लिए नोडल मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर और कार्यान्वयन के लिए कौन सा मिनिस्टर है? कौन सी मिनिस्ट्री? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
ठीक है। और मिशन लाइफ क्या कि भारत के नेतृत्व वाला एक पहला क्या कि वैश्विक जन आंदोलन है, और जिसका उद्देश्य क्या कि जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाइयों को क्या करना, आगे बढ़ाना, इसका क्या है उद्देश्य रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में यूएनएफ ट्रिपल सी की जो कॉप 26 हुई थी, उसमें इस अवधारणा को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। जैसे मैंने बताया, प्रो, प्लेनेट और पीपल का इसका दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, राइट टू रिपेयर। ये भी पिछले एक साल से खूब चर्चा में टॉपिक रहा है कि राइट टू रिपेयर क्या है। राइट टू रिपेयर को समझने से पहले हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है, जो मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, तो उसने क्या काम किया, ERS मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो अब बात करते हैं, जो ERSO क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग क्या है। मतलब इसका लक्ष्य क्या है कि भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाने के, भारत में सारी जो बेकार चीजें वो आए और भारत में सही होके जाएं, रिपेयर केंद्र बनाना। और मतलब ERSO के तहत दोषपूर्ण और जो क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है को इंडियन रिपेयर सर्विस सेंटर को आउटसोर्स बना दिया जाएगा, और वहां से इन उपकरणों को रिपेयर या नवीकरणीय या सटीक तरीके से काम करने लायक बनाकर इसकी क्षमता और इसकी जो क्षमता है वो अधिकतम कार्य क्षमता सुनिश्चित किए जाएंगे। अब राइट टू रिपेयर है क्या। राइट टू रिपेयर के जी यह जो कस्टमर होते हैं उनको उनकी पसंद के अनुसार अपने उपकरणों को मरम्मत करवाने या मरम्मत करने में सक्षम बनाता है। हालांकि जो विनिर्माता है अपने उपकरणों की अन्य संस्थाओं के द्वारा मरम्मत को बढ़ावा नहीं देते हैं। जो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो वित्त मंत्र उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल भी इसने लॉन्च कर दिया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। तो CBAM के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह क्या कि यह एक नीतिगत साधन है, और इसका प्रयोग यूरोपीय संघ के देशों में आने वाली कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित करके कार्बन पर उचित शुल्क आरोपित करने के लिए क्या किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है। ये इसकी रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुकी है, मतलब 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुकी है, और 1 जनवरी 2026 से इसके निर्धारित चरण से इसका परिचालन क्या कर दिया जाएगा, परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसको एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर CBAM क्या है कि CBAM एक भारतीय निर्यात के लिए एक नॉन टैरिफ बैरियर की तरह काम करता है। CBAM द्वारा कवर की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले लोहा, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन इत्यादि इत्यादि इसमें रहेंगी। अपनाए गए ये सुधार किस में लागू होंगे, 24 संघ के फिट फॉर 55 पैकेज का हिस्सा रहेंगे। फिट फॉर 55 जब टॉपिक इस मतलब पॉइंट सामने आया तो इसको भी हम बात कर लेते हैं। फिट फॉर 55 क्या है कि एक यूरोपीय संघ द्वारा ग्रीन हाउस इमिशन गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस जो होती है उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए निर्धारित किए गए एक लक्ष्य है। और इसके तहत क्या है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से सीधे 55% तक कम करना है। साथ ही 2050 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2030 तक कितना 55% की कमी करनी है, 1990 के जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं 2050 तक इसको नेट जीरो मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देना इसका उद्देश्य है। तो देखते हैं कि कार्बन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो ये जो आपको इंडोग्राफिक दी हुई है आपको इसको देख लेना है। जो इससे संबंधित अन्य सुर्खियां जो रही हैं उनको भी बात कर लेते हैं। एक सुर्खियां रही ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान।
इंडस्ट्रियल प्लान में क्या रहा, मतलब ये यूरोपीय संघ ने अपना क्या कि ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान प्रस्तुत किया है। इस प्लान की विशेषता क्या है कि ये क्या करता है, जो हरित परियोजना है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, उनके लिए परमिट जारी करने में तेजी लाने हेतु नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट तैयार करता है। क्या तैयार करता है? नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट तैयार करता है, ताकि ग्रीन परियोजना जो है, जो ग्रीन परियोजना, जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, उनको लाइसेंस वगैरह, जो भी उनकी परमिट वगैरह जारी करने में तेजी लाई जा सके। ठीक है। और क्या किया, अप स्केलिंग और रीस्केलिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेट जीरो इंडस्ट्रियल एकेडमीज भी स्थापित करना इसका विशेषता रही है। नेक्स्ट है कि जलवायु के लिए ऋण स्वैप, डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। ये चर्चा में क्यों रहा है कि गैबोन ने अफ्रीका के सबसे बड़े डेट फॉर नेचर स्वैप की घोषणा की और इसका मूल्य कितना है? $500 मिलियन इसका मूल्य है। कितना? $500 मिलियन। जो जलवायु के लिए ऋण स्वैप है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी देखते हैं तो मतलब इसके तहत क्या है कि जो ऋणी देश है अपने एक्सटर्नल डेट, मतलब जो ऋणी देश है अपने एक्सटर्नल डेट को का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की बजाय अपने ही देश की जलवायु परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए स्थानीय मुद्रा में क्या कर देता है? भुगतान कर देता है। और यह कार्य क्या हो जाता है? ऋणी और ऋणदाता के मध्य आपसी रूप से सहमत शर्तों के तहत किया जाता है। ठीक है। इसका सबसे पहली बार उपयोग किसने किया था? 1980 के दशक में इसका उपयोग लैटिन अमेरिका में किया जा चुका है और महासागरों के संरक्षण के लिए दुनिया के पहले और सबसे बड़े डेट स्वैप पर इक्वाडोर ने 2023 में हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। भारत आज तक किसी भी डेट फॉर नेचर स्वैप में शामिल नहीं हुआ है और जो ऐसे स्वैप है उनमें शामिल देश कौन कौन से हैं? शामिल देश हैं ब्राजील है, मेडागास्कर है और फिलीपाइंस है, ये इसमें शामिल देश रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मतलब रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इमिशंस फॉर शिप्स, फ्रॉम शिप्स, मतलब पोत परिवहन द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। तो उसके लिए देखते हैं कि क्या चर्चा में क्यों रहे हैं और भारत के द्वारा या इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए क्या क्या उपयोग किए गए हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं और उसका क्या प्रभाव रहा है, एक एक करके इसको देखते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है IMO ने क्या किया, जो शिप्स हैं, शिप्स में होने वाले जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उसमें कमी लाने के लिए एक स्ट्रेटजी को अपनाया गया है। वो क्या है स्ट्रेटजी, वो भी देख लेंगे। जो इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें प्रावधान किए गए ग्रीन हाउस गैस के कम करने के लिए कि 2008 की तुलना में 2030 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इमिशन कम से कम 40% की कमी लाना, उसके इमिशन में कितना लाना? 40% की कमी लाना और 2050 तक या उसके आसपास तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। मतलब 2008 की तुलना में 2030 तक 40% की कमी को लाना और 2050 तक बिल्कुल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को क्या कर देना? समाप्त कर देना, नेट जीरो पे लाना। ठीक है। और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, NFCS। जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस फॉर इंडिया है उसके लिए जो जलवायु सेवाएं हैं वो किस किस के अंतर्गत दी जाती है? ऊर्जा के अंतर्गत, स्वास्थ्य, आपदा में जोखिम में कमी, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए और जल के लिए और किसके लिए? और अदर्स भी इसमें शामिल है। अगर हम NFCS के बारे में देखें तो भारत ने NFCS को ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के आधार पर प्रस्तावित किया है और 2009 में स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम ने NFCS को क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। और इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य जो साइंस बेस्ड जलवायु निगरानी है, जो उनके पूर्वानुमान सेवाएं हैं उनका सर्जन करना और उसकी उपलब्धता देना और उसके साथ साथ वितरण और उपभोग को मजबूत करने पर आधारित है। ठीक है। IMD क्या है? इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। IIT क्या करेगी? IMD इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। जलवायु संबंधित अदर क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स एंड न्यूज की और बात कर लेते हैं क्योंकि टर्म्स को लेके यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है और स्टेट PCS भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपीएससी के द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एक और सुर्खी रही है
इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड ICED 3.0, इसको किसके द्वारा जारी किया गया? इसको जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। और एक और है इटैक, मतलब द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। ये क्या है कि भारत सरकार ने क्या काम किया है, जो इटैक है ने द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ईटेक क्या है? ईटेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा 2021 में गठित की गई थी। इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है कि अल्पकालीन हैलोजन की बात करते हैं, मतलब शॉर्ट लिव्ड हैलोजन्स की अगर हम बात करते हैं तो एक हालिया अध्ययन के अनुसार महासागर अल्पकालीन हैलोजन मुक्त करके पृथ्वी को ठंडा रखते हैं, और ये शीतलन जो है, ये कोल्डिंग जो है, ये 8 से 10% तक योगदान दे सकते हैं शीतलन में। ठीक है, जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस होते हैं का 6 महीने से कम का जीवन काल होता है, और जिसमें कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन जैसे हैलोजेंस जो हैं वो हैलोजन एलिमेंट जो है वो इसमें आते हैं। अब बात करते हैं डिकार्बोनेशन की। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट का नाम क्या है कि टुवर्ड्स डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 ए स्टॉक टेक ऑन सेक्टरल एम्बिशन इन G20, एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये देख लेना आपको, किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी की है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट टॉपिक है CMIMP 6 कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6। ये किसके द्वारा चालू किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके द्वारा और भी मिशन चालू किए गए हैं जो इसमें देख लेना। और ये मिशन किसके लिए? NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक मिशन भी दिया गया है। तो 8 मिशनों में से एक मिशन दिया गया है, तो अन्य मिशन भी देख लेते हैं। जो इसके 8 मिशन में से 2 ये हैं, और 6 कौन से बचे हुए हैं? 6 और देख लेते हैं। तो 6 बचे हुए हैं संबंधित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। दूसरा क्या है? जो सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, और संधारणीय कृषि, और संधारणीय कृषि पर क्या है? राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और क्या कि नेशनल सोलर मिशन। और 6 तो ये हो जाते हैं। और कौन सा? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय ज्ञान मिशन चालू किया गया है, और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। अब एक प्यारा सा एक और टॉपिक आ गया है जिसका नाम काफी लंबा चौड़ा है। तो इसका नाम क्या कि मिथाइलो टुवामी माइक्रोबियम ब्यूरेंट 5GB1C। आपके क्या पूछ सकता है? इतना नाम दे देगा या दे देगा 5G1C। 5GB1C ये क्या है? ये क्या कि ये मिथेनोट्रोक का जीवाणु स्ट्रेन है। और मिथेनोट्रोक क्या है कि जो मिथेनोट्रोक है ट्रॉफ है, ये मिथेनोभक्षी सूक्ष्म जीव है, क्योंकि ये मिथेनॉल को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और यह क्या कि लैंडफिल साइट्स, धान के खेतों में, और तेल और गैस के कुओं जैसे प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मीथेन को हटाने में सक्षम है। तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जेटपी, मतलब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है जो सेनेगल ने नए 2.5 बिलियन यूरो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जेटपी समझौते की घोषणा की है। किसने की है? सेनेगल ने। जेटपी के बारे में बात करते हैं तो यह एक वित्त पोषण तंत्र है, और जिसका उद्देश्य क्या है? जो विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों को छोड़कर स्वच्छ और रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है? जो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है। CPI क्या करती है? वित्त और नीति के विशेषज्ञों वाला एक विश्लेषण और कौन सा सलाहकारी संगठन है। विश्व भर में इसके 6 कार्यालय हैं। 6 कार्यालय कहाँ कहाँ? एक तो ब्राजील में है, भारत में है, इंडोनेशिया में है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके क्या है? 6 कार्यालय रहे हैं। अदर इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रहे हैं उनको भी एक एक करके हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा हो जाता है, यूनेप, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। यूनेप के क्या कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो ये क्या कि यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है और यह क्या कि वैश्विक पर्यावरण एजेंडा स्थापित करने के लिए और सतत विकास कार्यक्रम के दक्ष कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 में, उसके द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसकी उत्पत्ति की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है केन्या में, सॉरी नैरोबी, जो कि केन्या में ही पड़ती है, वहाँ है। और इसकी सदस्यता क्या कि इसके सदस्य क्या कि भारत सहित 193 देश इसके अभी सदस्य हैं। और जो इसका वित्त पोषण होता है, तो यूनेप अपनी 95% आय के लिए स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर है। और इसका जो यूनेप का एक पर्यावरणीय कोष है, इसका मुख्य कोष, इसके लिए मुख्य रूप से वहीं से फंड दिया जाता है। और देखते हैं इसके बारे में। यूनेप के तहत जो प्रमुख बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते हैं वो कितने किए गए हैं, 15 किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है। इन 15 की एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा किया गया जो इनमें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले एक साइट्स को पता है आपको, साइट्स किया गया। दूसरा क्या कि CMS, इसको हम क्या कर सकते हैं, बॉन कन्वेंशन कह सकते हैं। बॉन कन्वेंशन किसके लिए किया गया था, जो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन किया गया था। तीसरा कन्वेंशन कौन सा किया गया था, वियना कन्वेंशन 1985 में किया गया था। फिर कौन सा कन्वेंशन किया गया था, बेसल कन्वेंशन 1989, जो कि खतरनाक जो वेस्ट है उनके सीमा पार आवाजाही पर निपटान के, उनके कंट्रोल के लिए और उसके निपटान के लिए किया गया था। पांचवा कौन सा है, CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, 1992 में किया गया। और सिक्स्थ कौन सा है, सिक्स्थ कन्वेंशन रोटरडैम कन्वेंशन। ये क्या करता है, जो खतरनाक रसायन है और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर किया गया था। और सातवां कौन सा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि 2001 में किया गया था। जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण है उनको निपटान के लिए किया गया था। और आठवां कौन सा किया गया था, आठवां कन्वेंशन किया गया था 2013 में, मीनामाता कन्वेंशन, जो कि पारा मरकरी को निपटान के लिए किया गया था। मीनामाता जापान का एक शहर है, वहीं पे इसको किया गया था। और मीनामाता के द्वारा इताई बीमारी होती है, मरकरी के द्वारा, पारे के द्वारा इताई बीमारी होती है। जब हमने यूनेप को देख लिया, तो यूनेप के द्वारा जारी कुछ रिपोर्टों की भी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो ये रिपोर्ट जारी करती है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी करती है। तो 2023 में भी इसने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है। इसने बताया कि जो अनुकूलन वित्त अंतराल है वो लगातार बढ़ रहा है। जो एडेप्टेशन गैप रहा है, जो एडेप्टेशन फंड है करने के लिए, जो उसका गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ता कैसे जा रहा है कि जो पहले ही 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि अब बढ़ के कितना होगा, 366, मतलब 194 से कितना बढ़ गया, 366 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष हो गया है। एक और आता है टॉपिक सामने, इमिशन गैप रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये आपसे पूछी जाती है कि ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो जो इमिशन गैप रिपोर्ट है, इसका ये 14वां संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है। यूनेप के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अगर मुख्य बिंदुओं पर देखें तो इसमें बताया कि जो 2021 से 2022 तक जो ग्लोबल लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हुआ था, उसमें 1.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में जीवाश्म ईंधन का दहन और औद्योगिक गतिविधियां, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रही थी, वो मुख्य रूप से जिम्मेदार रही हैं। अगर इसकी अन्य रिपोर्ट की बात करते तो अन्य रिपोर्ट में ये है, टर्निंग ऑफ द टैप, बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट, कंस्ट्रक्शन एंड ए न्यू फ्यूचर, वाइट कुकिंग वाली है, ठीक है। इवेंट टू हेल्दी प्लेनेट, वेस्टर वाटर टर्निंग प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ये सब आपको देख लेनी है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते रहे। ये आपकी PCS में पूछा जा चुका है, ये शायद MPPCS वगैरह में आपको पूछा जा चुका है, ठीक है।
अब चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कब की गई थी? इसकी उत्पत्ति की गई थी 1950 में, और एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसको बनाया गया था। जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वो 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और भारत सहित इसके 193 देश अभी क्या है, सदस्य रहे हैं। जो WMO है इसके द्वारा जो जारी, यहाँ तो एक मैगजीन में गलत दे दिया यूरोप, जो अभी WMO है उसके द्वारा जारी कुछ रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को एक एक करके देख लेते हैं। वो रिपोर्ट कौन सी है? द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, एक रिपोर्ट ये है। दूसरी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये भी जारी किया जाता है। दूसरा नेक्स्ट कौन सी रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022 में इसको जारी किया गया था। और अन्य रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो अन्य रिपोर्ट्स है ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 रिपोर्ट, और ग्लोबल स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, एंड नेक्स्ट कौन सी? ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच। चौथे नंबर की रिपोर्ट एयर क्वालिटी इन क्लाइमेट बुलेटिन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट नंबर की कौन सी है? ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027, ये रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये यूनिट हो जाती है हमारी समाप्त, एंड नेक्स्ट यूनिट की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है वो नेक्स्ट यूनिट है हमारी पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो इस पॉल्यूशन की जो यूनिट है इसमें हम देखते बाद जो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, उनसे रिलेटेड जो भी जो मैराइन पॉल्यूशन है उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो इसमें कवर किए गए हैं उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो इमिशन नॉर्म जारी किए गए हैं जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए। तो अगर बात करते हैं जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके उत्सर्जन के लिए मानदंड क्या है? जो पर्यावरण मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है? जो पहली बार 2015 में थर्मल पावर प्लांट से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कुछ पर्यावरण संबंधी स्टैंडर्ड्स मतलब निर्धारण किए गए थे, कुछ स्टैंडर्ड बनाए थे उत्सर्जन के लिए, कुछ मानक निर्धारित किए थे। ये मानक जो निर्धारित किए थे ये किए थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए थे। और 2021 और 22 में सरकार ने जो अधिकांश कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट थे उनके उत्सर्जन मानकों में अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उत्सर्जन मानदंडों के हेतु प्रमुख बिंदु क्या है कि इसमें 3 श्रेणियों में अनुपालन संबंधी 3 श्रेणियों में उनके निर्धारित सीमा को रख दिया गया। जो श्रेणी 1 है उसमें क्या कि दिल्ली NCR के 10 किलोमीटर के दायरे में या जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर हैं उनके लिए बता दिया गया। उनके लिए क्या कर दिया, जो संशोधित समय सीमा क्या है कि 31 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक, मतलब 2 साल तक के लिए इसको और बढ़ा दिया। जो सीरीज बी है, जो श्रेणी दूसरी श्रेणी की जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी बी है, उसमें बताया कि जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र है या राष्ट्रीय परिवेशी गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले शहर हैं, उनके 10 किलोमीटर के दायरे में जो थर्मल पावर प्लांट स्थापित हैं उनके लिए क्या कर दिया 2023 से बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया। इसको भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो अन्य सारी कैटेगरी के हैं वो किस में रख देगा, वो कैटेगरी सी में रख दी। जो अन्य सारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो बड़े महाशहरों से या जो सिटीज से 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर रहे हैं तो उनको भी संशोधित सीमा क्या कर दिया है, उनको भी 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया। तो मेनली कितने साल के लिए बढ़ा गया, 2 ईयर्स के लिए इसमें बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर 2027 से अपने संचालन को बंद करने की जो घोषणा है, जो थर्मल पावर प्लांट जो 31 दिसंबर 2027 से ये कह चुके हैं कि हम अपने क्या कर देंगे, जो संचालन बंद कर देंगे, उनको सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर ऑक्साइड्स के जो
ग्रुप है SOX है के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और नया टॉपिक सामने आया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, GRAP मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या? जो NCR है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और जो निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने क्या किया, मौजूदा जो GRAP है उसमें संशोधन करने की घोषणा की है। GRAP को पहली बार पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जनवरी 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्या किया था, इसको अधिसूचित किया था। और 2021 से GRAP को CAQM द्वारा लागू किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इसको लागू किया गया था तो जब किसके अंतर्गत किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। लेकिन अब किसके द्वारा किया जा रहा है, 2021 से किया जा रहा है, CAQM द्वारा लागू किया जा रहा है। CAQM क्या है? CAQM है जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है। अक्टूबर 2022 से CRAP को वायु क्वालिटी किसके द्वारा, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर लागू किया जा रहा है। जो GRAP है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, कि पुराने संस्करण को केवल PM पार्टिकल 2.5 एंड PM पार्टिकल 10 की सांद्रता के आधार पर लागू किया जाता था। और NCR के GRAP को NCR के लिए जो GRAP है उसको दिल्ली के खराब वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर 4 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। उनके 4 अलग अलग जो संशोधित किया है, इसमें अमेंडमेंट किया है, वो कौन कौन से किया है। एक तो खराब गुणवत्ता के लिए, पुअर के लिए कितनी AQI कितनी होनी चाहिए, 201 से, अगर 300 के बीच में रहती है एक एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उसको पुअर में रखा गया, पुअर कैटेगरी में। अगर 300 से और 400 के बीच में रखा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर इतने के बीच में आता है तो इसको क्या कि वेरी प्योर क्वालिटी में रखा गया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़ जाता है 401 से और 450 तक आता है तो इसको सीवियर कैटेगरी में रखा गया है। अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है और पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो अगर 450 से प्लस जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो इसको क्या कि सीवियर प्लस में रखा गया है, सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा गया है। जो CAQM है, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो CAQM क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक या शाब्दिक मतलब स्टैट्यूटरी निकाय है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो जारी किया जाता है किसके द्वारा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। तो उसमें जो वर्गीकरण दिया गया है उन वर्गीकरणों को हम देख लेते हैं कि कितने वर्गीकरण दिए गए हैं। तो उसमें कुल 6 वर्गीकरणों में बांटा जाता है। अगर हमारा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक रहता है तो उसके लिए रिमार्क दिया जाता है गुड का। और कलर कौन सा यूज किया जाता है, कलर की यूज किया जाता है डार्क ग्रीन। अगर AQI हमारा 51 से 100 के बीच में रहता है तो रिमार्क दिया जाता है सेटिस्फैक्ट्री, और लाइट ग्रीन इसके लिए रंग कोड यूज किया जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से बढ़ के 101 से और 200 के बीच में रहता है तो इसको मॉडरेट दिया जाता है, और येलो इसमें कलर कोड दिया जाता है, ठीक है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से बढ़ के 300 हो जाता है तो इसके लिए जो रिमार्क दिया जाता है वो पुअर का रिमार्क दिया जाता है, और इसके लिए ऑरेंज यूज किया जाता है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से बढ़ के 400 हो जाता है तो इसके लिए जो रिमार्क दिया जाता है वो रिमार्क दिया जाता है वेरी पुअर का। और कोड कौन सा यूज करते हैं, कोड इसमें यूज करते हैं रेड का इसमें यूज करते हैं। अगर पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है जो कि 401 से और 500 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है तो इसको जो रिमार्क दिया गया है वो रिमार्क दिया गया है सीवियर का। और कलर कोड इसके लिए क्या किया गया है, डार्क रेड इसके लिए कलर कोड जारी किया, मतलब कलर कोड दिया जाता है। और NAQI किया कि इसे CPCB द्वारा जारी किया जाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। और इसमें 8 प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NH3, सीसा।
पीबी मतलब पीएम पार्टिकल 10, पीएम पार्टिकल 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और पीबी मतलब सीसल लेड। एक यूएच 6 श्रेणी में बांटा जाता है, जैसे कभी बताया था मैंने ऊपर भी, गुड से सीवियर तक की बात करते हैं। ठीक है, सीपीसीबी के बारे में अगर बात करते हैं तो सीपीसीबी क्या है, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत एक वैधानिक संगठन के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसके बाद में इसको वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्ति और उसके कार्य सौंपे गए थे। सीपीसीबी द्वारा चालू की गई पहल की अगर बात करते हैं तो एक पहल चालू, इसके द्वारा एक पहल चालू की गई है NAMP, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। इसमें क्या कि 4 प्रदूषकों की पहचान की गई। 4 प्रदूषक कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड है, N2O के रूप में नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, और कौन से? RSPM, मतलब रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और 2.5 नहीं है इसमें, और कौन सा 10 दिया गया है। और कौन सा? फाइन पार्टिकल मैटर 2.5, मतलब 2.5 भी दिया गया है, PM10 भी दिया गया है, और NO2 और SO2 ये 4 किए गए हैं। और इसके द्वारा सीपीसीबी के द्वारा एक प्राण पोर्टल भी चालू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स। जो पटाखों का विनियमन के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो निर्देश कौन से जारी किए हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उसके दिशा निर्देशों को देश के सभी राज्यों में लागू करने को कहा है कि भाई देश के सभी राज्य इस गाइडेंस जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको पालन करेंगे। जो पटाखे हैं उनके निर्माण में कौन कौन सी सामग्री आती है और कौन कौन से खतरनाक और जो विषैले प्रभाव इस पे पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन सी आती है? एक तो एल्युमिनियम आती है जिसमें त्वचा के संपर्क में आने पर जलन और सूजन आ जाता है और शरीर में रसायनों का संचय होता है। दूसरा कौन सा? जो सल्फर डाइऑक्साइड भी आती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड से अम्लीय वर्षा होती है, जो जल स्रोतों को क्या करती है और जो वैश्विक धरोहर होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। पोटेशियम नाइट्रेट भी इसमें यूज किया जाता है। परक्लोरेट अमोनियम एंड पोटेशियम भी यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, बोरियम नाइट्रेट भी यूज किया जाता है जो कि क्या है, एक विषैला पदार्थ है और ये धुएं से श्वसन तंत्र को जलन पैदा होता करता है, जो जलन तंत्र पैदा करता है। और तांबे के यौगिक भी इसमें शामिल किए जाते हैं और एंटीमनी सल्फाइड भी यूज किए जाते हैं जो क्या करता है, जो कैंसरकारी भी हो सकता है। लेड ऑक्साइड भी यूज किया जाता है, नाइट्रेट, क्लोराइड, लिथियम यौगिक, मरकरी पारा भी यूज किया जाता है जो जैव संचय जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं योगदान देता है। और सैनिक यौगिक भी इसमें यूज किए जाते हैं। और सैनिक यौगिक के साथ साथ कौन से यूज किए जाते हैं? जो स्ट्रोटियम यौगिक है वो भी यूज किए जाते हैं। जो स्ट्रोटियम यौगिक है उनके द्वारा क्या शरीर में कैल्शियम की जगह ले लेता है और स्ट्रोटियम क्लोराइड जो थोड़ा विषाक्त हो जाता है उसमें भी ये क्या करता है, काम करता है। तो ये हमारे पटाखे बनाने में जो यूज किए जाते हैं वो सभी इसमें यौगिक दिए गए थे। अब अलग अलग तरह के पटाखों में अलग अलग तरह के यौगिक यूज किए जाते हैं और उनके प्रभाव को हमने देख लिया है। अब बात करते हैं आगे, टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके क्या करते हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और वो दिशा निर्देश क्या जारी किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने बता दिया है। 2018 में क्या जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने? ग्रीन पटाखों को उपयोग को अनुमति दे दी थी। अब बात करते हैं ग्रीन पटाखे कौन से, क्या हरे कलर के पटाखे ग्रीन पटाखे रहेंगे? तो ग्रीन पटाखों को बनाने के लिए बोरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रासायन भी उपयोग नहीं रासायन क्या किए जाते हैं, इसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो सामान्य पटाखों की तुलना में 30% तक वायु प्रदूषण करते हैं। मतलब वायु प्रदूषण तो करते हैं लेकिन 30% तक कम वायु प्रदूषण करते हैं। अगर कोई चीज जल रही है तो वायु प्रदूषण तो करेगी ना, लेकिन कितना काम करेगी? 30% तक कम प्रदूषण करती है। जो CSIR है और NEER नीरी है उसने भी ग्रीन पटाखे विकसित किए हैं। उनका नाम दिया गया है, 3 पटाखे विकसित किए हैं। एक तो क्या नाम दिया है, बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हैं। श्वास नाम दिया है SWAC, सेफ वाटर रिलीजर नाम दिया है। दूसरे का बता दिया कि ये हमारा स्टार है, कि एक तो हमारा श्वास ले जाइए, दूसरा हमारा स्टार ले जाइए और तीसरा हमारा सफल। इन्होंने तीनों चालू किए हैं। तो जो स्टार है वो क्या कि सेफ थर्माइट क्रैकर है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता है।
ठीक है। और जो सफल है इसमें एल्यूमिनियम का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं जो CSR नीरी की बात करें तो नीरी कहाँ है? नीरी नागपुर में स्थित है और इसे पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकासात्मक अध्ययन के लिए कार्य सौंपे जाते हैं। एक संबंधित और भी अवधारणा है ई पटाखे। ई पटाखे किसको विकसित किया है? जो CSIR नीरी सीरी है, शेरी ने क्या किया, जो आतिशबाजी का आनंद लेने के लिए सामाजिक आकांक्षाएं जो होती हैं आपकी कि नहीं दिवाली आएगी तो हम पटाखे जलाएंगे, उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पटाखे हैं, जो ई क्रैकर्स हैं, को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाने की तकनीकी विकसित कर रहा है। मतलब किसमें होगा? इसमें भी ई लड़ी होगी, ई पटाखों में ई लड़ी होगी। भाई आपको अनार छोड़ना है तो आप ई अनार छोड़ लीजिए। अगर आपको सिस्टम फोर क्रैकर शो देखना है, मतलब क्रॉकर्स का शो देखना है, तो आप क्या काम कीजिए, जो सिस्टम फोर ई क्रैकर है उसके अंतर्गत विभिन्न पटाखे दिए गए हैं उनको आप छोड़ लीजिए। ई लड़ी में क्या होता है, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसके आपको लगेगा कि भाई पटाखा जला है, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ध्वनि भी, मतलब साउंड भी देगा। तो ऐसी अच्छी बात है कि आप लाइट के प्लग में लगा दीजिए और छोड़ लीजिए ये अनार, ई लड़ी। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है? नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि रिवाइज क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। जो फसल अवशेष होते हैं उनको प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो कृषि और विकास कृषि एवं किसान मंत्रालय ने इन जो दिशा निर्देश दिए थे उनमें संशोधन कर दिया है। अगर हम देखते हैं कि पराली जो जलाते हैं उससे जलाने से क्या क्या उत्सर्जन होता है, तो मतलब जो 1 टन पराली जलाने से जो उत्सर्जन की मात्रा है उसमें क्या कि जो 3 किलोग्राम PM पार्टिकल होते हैं, मतलब पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, और 60 किलोग्राम तक क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO रिलीज होती है, और 1460 किलोग्राम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और 199 किलोग्राम लगभग राख जो होती है, मतलब S होती है, तो S रिलीज होती है, और 2 किलोग्राम क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है किसकी, 1 टन पराली जलाने से। ठीक है। जो दिशा निर्देश दिए थे, आइए टॉपिक पे लौट आते हैं दिशा निर्देशों के बारे में। दिशा निर्देश कौन से जारी किए थे? जो धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्य पायलट परियोजनाओं शुरू की जाएंगी, और इन परियोजनाओं का लाभ लाभार्थी या एग्रीगेटर, मतलब किसान या ग्रामीण उद्यमी या जो किसान उत्पादन संगठन है आदि जो लोग हैं वो इसका उपयोग उठा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है? जो अधिक पावर वाले ट्रैक्टर हैं, जो कटर है, थ्रेशर है, ट्रेडर है, जैसी उपयोगी जैसी मशीन है, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह, इनको छोड़ के क्या काम करेगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है। और जो परियोजना की कुल लागत का 25% कौन उठाएगा? उद्योग जगत। कौन सी? जो मशीन की खरीदी और उपकरण की खरीद में पूंजीगत लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो जो परियोजना की कुल लागत है 65% किसके द्वारा? वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। और 25% कौन उठाएगा? जो इंडस्ट्री है वो उठाएगा, और 10% का जो वहन करेगा वो किसान करेगा। या जो ग्रामीण उद्यमी है या जो किसान उत्पादन संगठन है, उत्पादक संगठन है, वो इसका क्या काम करेगा? 10% वहन करेगा। तो मतलब 65% केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 25% जो उद्योग जगत है वो करेगा, और 10% कौन यूज करेगा, 10% कौन वहन करेगा? जो फंड है 10% वहन करेगा जो किसान है वो वहन करेगा। ये जो उद्यमी है, मतलब किसान है, या जो कृषक उद्यमी है, जो ग्रामीण उद्यमी है, वो क्या करेंगे? इसका वहन करेंगे। अब पराली जलाने के बारे में देख लेते हैं। तो पराली को आप सब जानते हैं, जो एक फसल कट जाती है, जो उसके अवशेष हो जाते हैं उसको पराली कहते हैं, और उसको किसान जला देते हैं। इसको किसान जलाते क्यों हैं? उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो किसान फसल कटाई के लिए जो बड़ी मशीनों का यूज कर लेते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह का उपयोग कर लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे धान की ही पराली या गेहूं की पराली किसमें रह जाती है? खेत में ही रह जाती है। और दूसरा क्या है कि जो एक फसल से दूसरी फसल बोने के लिए लगभग 10 दिन का समय मिलता है।
तो अब उस 10 दिन के समय में किसान के पास एक ही चैलेंज ये रहता है कि वो आगामी जो आने वाली फसल है उसके लिए तैयारी करे, या जो उसकी अभी फसल कटी है, जो उसकी पराली अभी खेत में रह गई है, या उसको उठा के कहीं डाले। तो किसान ऐसे में क्या करते हैं, उस पराली को आग लगा देते हैं और अगली फसल की बुवाई कर देते हैं। दूसरा कारण एक ये भी है कि ये पुरानी और परंपरागत तकनीकी के आधार पर किसान खेती करते रहते हैं। और दूसरा क्या कि ये भी बताया जाता है कि ये भी अनुमान रहता है किसानों में कि अगर हम इसको जला देंगे पराली को, तो जो इसका खाद है वो इसमें जो मतलब जो इसकी राख है वो इसमें खाद का लिए काम करेगी। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, जो आग के साथ कुछ जो पोषण तत्व है मिट्टी के, वो भी इसमें क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, इसलिए जलाते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आगे, नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग की बात की गई तो कई चर्चा में क्यों रहा है, तो कई जो शोधकर्ताओं ने बताया तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया जाए और उससे क्या कि प्रदूषण को कम किया जाता है। क्लाउड सीडिंग क्या है कि क्लाउड सीडिंग में एक आर्टिफिशियल तरीके से जो वर्षा की जाती है, और वर्षा की जाती है। ये वर्षा कैसे कैसे की जाती है, सबसे पहले क्या क्या किया जाएगा, तो हवाई जहाज या धरातल से किसी उपकरण द्वारा सिल्वर आयोडाइड को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। जो वायुमंडल में छोड़ दिया गया, दूसरा क्या होगा, जो सिल्वर आयोडाइड के जो कण हैं वो लक्षित बादलों तक पहुंचेंगे, और जो सिल्वर आयोडाइड के कम क्या काम करेंगे, वो हिम क्रिस्टल्स में निर्माण करने में सहायता करेंगे। जब हिम क्रिस्टल भारी हो जाएंगे तो बूंद के रूप में हवा, मतलब वो भारी होकर हवा में नहीं टिके रहेंगे और बूंद के रूप में नीचे गिरने लगेंगे, धरातल पर गिरने लगेंगे, जिसको क्या हो जाएगा, हम आर्टिफिशियल रेन कराने में सक्षम रहेंगे। इसके लिए कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस भी हैं कि किन कंडीशंस में जो आर्टिफिशियल रेन है उसको कराया जा सकता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो इसमें कौन से केमिकल यूज किया जाता है, इसमें सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड यूज कर लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी यूज कर लिया जाता है, या जो जो ड्राई बर्फ होती है, ड्राई आइस जो होती है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर लिया जाता है इसमें। जो इसके लिए अनिवार्य दशा है, तो जहां आर्टिफिशियल रेन करानी है वहां का तापमान कितना होना चाहिए, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जहां पे वर्षा करानी है उस क्षेत्र पर कम से कम 50% क्षेत्र पर बादल बने हुए पहले से होने चाहिए। दूसरा क्या कि हवा की गति एक जो नियमित लेवल होता है, नियमित लेवल से कम होनी चाहिए, और जो सापेक्ष आर्द्र मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो 75% से कम होने पर क्लाउड सीडिंग कम प्रभावी होती है। तो बादलों का तापमान इतना कम होना चाहिए कि उसमें अत्यंत शीतल तरल जल मौजूद हो। अब क्लाउड सीडिंग है तो इसके 3 तरीके से क्लाउड सीडिंग की जाती है। क्लाउड सीडिंग के तरीकों में अगर कौन कौन सी बात करते हैं, तो मतलब हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, दूसरा कौन सा डायनामिक क्लाउड सीडिंग, और तीसरा कौन सा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। जो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग है, इसमें क्या करते हैं, जो बादल है उसके निचले हिस्से में प्लेयर्स या विस्फोटक के माध्यम से सीडिंग एजेंट को पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जो डायनामिक क्लाउड सीडिंग है, इसमें क्या है कि जो इसमें वायु धाराओं का ऊर्ध्वाधर प्रवाह कराया जाता है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह जब करवाया जाता है तो इससे अधिक जल क्या हो जाएगा, जो वायु में नमी होती है उससे अधिक जल कहाँ हो जाएगा, वो बादलों में प्रवेश कर जाता है। और जो तीसरा और लास्ट है वो इसको बोलते हैं स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। इसमें क्या यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड AgI, इसमें जैसे रसायन वाले जो क्या कर ले जाते हैं वो बादलों में पहुंचा दिए जाते हैं, उससे वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या आएगी, चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि 2023 के जो इसमें पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अब बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किसकी पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक पहल है। इसे जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, इसके उद्देश्य क्या है कि मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए जागरूकता पैदा करना,
सेकंड क्या है कि नागरिकों को जो वायु प्रदूषण है उनके जोखिमों को कम करना और उनके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रस्तुत कराना। एंड तीसरा क्या है कि वायु की गुणवत्ता की स्थिति में सुधार लाना। और चौथा क्या है कि सभी के लिए स्वच्छ वायु की अवधारणा को प्रतिपादित करना, मतलब उसको बनाए रखना कि सभी के लिए स्वच्छ वायु एक अनिवार्य घटक है, तो इसके लिए जागरूकता समाज में होनी चाहिए। ठीक है। जो इस पुरस्कार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार की बात हम कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि बेहतर प्रदर्शन वाले शहरों को अर्थात प्रथम श्रेणी के 3 शहरों को क्या किया जाता है, नगद राशि दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रमाण पत्र भी, एक सर्टिफिकेट भी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ठीक है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो प्रथम श्रेणी में आप सबको पता रहा होगा कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वालों में। अब बात करते हैं जो 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले छोटे शहर हैं, उनमें द्वितीय श्रेणी किसकी, जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं उसमें अमरावती को प्रथम स्थान मिला है। और जो तृतीय शहर है मतलब थर्ड कैटेगरी के शहर हैं जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, उसमें परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, उसको क्या मिला है, प्रथम स्थान मिला है। तो अगर हम 10 लाख से मतलब इसमें 3 कैटेगरी कर दिए, जो 10 लाख से ज्यादा वाली और 3 लाख से 10 लाख तक के लिए और 3 लाख तक। जो सबसे पहली कैटेगरी है उसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है, और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें अमरावती को पहला स्थान मिला है, और जो तीसरी श्रेणी है उसमें परवाणु हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ठीक है। अब जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया जाता है, तो जो उसमें मानदंड है, जो क्षेत्रवार जो भारांश दिया है, जो परसेंटेज में भार दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, जो बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट दहन के लिए कितना 20% दिया गया है, और सड़क की धूल के निगमन के लिए कितना दिया गया 20% उसके लिए दिया गया है। निर्माण एवं तोड़फोड़ से अपशिष्ट से उत्पन्न धूल के लिए 5%, और जो वाहन उत्सर्जन है मतलब जो व्हीकल्स इमिशन है उसके लिए भी 20% दिया गया है। जो उद्योगों से जो इंडस्ट्री से इमिशन हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, उसके लिए 20% दिया गया है। और जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 है उसकी सांद्रता में सुधार के लिए 2.5% दिया गया है। और जो सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों या लोक जागरूक या पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं, लोक जागरूकता के लिए 2.5 के मतलब उस शहर के लोग कितने जागरूक उस शहर के द्वारा किए गए हैं। दूसरा कि जो अन्य उत्सर्जन है, जो अदर इमिशंस हैं, वो सबको लिए कितना भारांश दे दिया गया, उन सबके लिए 10% का भारांश दे दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल प्रदूषण एवं संरक्षण, वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है। तो भारत में भूजल, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो सुर्खियों में क्यों रहा है। सुर्खियों में रहने का कारण यह है कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने 2023 में देश के लिए सक्रिय भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी कर दी है। ठीक है। जल संसाधन पर नजर रखने वाले निकायों की बात करते हैं, तो कौन कौन से हैं सॉरी, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय जैसे केंद्रीय मंत्रालय इसको निगाह रखते हैं। राज्य सरकार के भूजल विभाग भी इसके निगाह रखते हैं, नजर बनाए रखते हैं। और राष्ट्रीय एवं केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो सीपीसीबी है और जो एसपीसीबी है, वो सब इस पर निगाह बनाए रखते हैं। और उसके बाद जो है जो केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण मतलब CGWB और CGWA जैसे समर्पित प्राधिकरण जो है वो भी इस पर नजर बनाए रखते हैं। तो आइए चलते हैं ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट की ओर, देखते हैं इसके बारे में क्या है। कि इस रिपोर्ट में बताया कि देश में कुल वार्षिक जो ग्राउंड वाटर है उसका रिहेबिलिटेशन मतलब उसका पुनर्भरण कैसे हुआ है। उसमें बताया कि वर्तमान में 2022 में कितना था, 2022 में 437.6 बिलियन घन मीटर था, और जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है 449.08 बिलियन घन मीटर हो गया, मीटर क्यूब हो गया है। जो ओवर एक्सप्लोइटेड यूनिट्स हैं उनमें बताया गया कि जो विभिन्न शहर हैं तो टोटल कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश और कुल मिलाकर कितने 6553 इकाइयों का आकलन किया गया। उसमें से बताया गया जो 736 इकाई है जो मतलब कितने 11.23% है, वो क्या है, वो अति दोहित मतलब ओवर एक्सप्लोइटेड यूनिट्स के रूप में
वर्गीकरण है, जो कि 2022 में 1006 थी, 1006 थी, लेकिन अब कितनी है, अब 736 है, जो कि कितनी कमी है, जो कि 14.2% कम है। देश के कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 17% ऐसी यूनिट है जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रिटिकल यूनिट। क्रिटिकल यूनिट ऐसी यूनिट जहां पे जो भूजल का निष्कासन क्या कि 90% से लेकर और 100% के बीच में होगा। तो ऐसी यूनिट कितनी है, 191 यूनिट है, जो कि कुल देश के मतलब कुल देश के पुनर्भरण के क्षेत्रफल का 3% है। ठीक है, और जो सेमी क्रिटिकल यूनिट है, सेमी क्रिटिकल यूनिट क्या है कि जहाँ जल का निष्कासन, भूजल का निष्कासन कितना 70% से लेकर 90% तक। ऐसी कितनी यूनिट है, वो 698 यूनिट है, जो सेमी क्रिटिकल की कैटेगरी में रखी गई है, जो कि कुल देश के कुल क्षेत्र पुनर्भरण का लगभग 12% बनते हैं। और जो सेफ यूनिट है, सेफ यूनिट ऐसी यूनिट है जहां पे जो ग्राउंड वाटर का निष्कासन है वो 70% से कम है। तो ऐसी इकाई कितनी है, ये कुल 4793 है, और 2022 में कितनी थी, 4780 है। तो कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि देखने को मिली। वो वृद्धि कितनी देखने को मिली है, 67.4% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। और जो भारत के मतलब देश के कुल भूजल पुनर्भरण क्षेत्र जो योग्य है उसका 66% ये कवर करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में भूजल की स्थिति क्या है, कि ग्राउंड वाटर इन इंडिया क्या कंडीशन रही है। तो भारत क्या है कि विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के उपयोग से भी अधिक भूजल का उपयोग भारत करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं CGWB की, और CGWA जो हमने अभी बताए थे उसके लिए। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा स्टेट में। और इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 1970 में 1970 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर की गई थी। पहले इसका नाम क्या था, वो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन था, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB कर दिया गया। इसके अंतर कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रहता है। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट टॉपिक आता है समझ में हमारे नोट्स में, वो कौन सा है, वाटर ट्रेडिंग। तो वाटर ट्रेडिंग को हम देखते हैं। तो जो वाटर ट्रेडिंग है चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को इसमें पेश कर दिया गया। औपचारिक अपशिष्ट जल के पुनर्भरण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म पर एक दस्तावेज जारी कर दिया जाए। अब देखते हैं कि वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म है क्या। तो दो शब्द हैं इसमें, एक तो वाटर ट्रेडिंग, एक मैकेनिज्म। तो दोनों को अलग अलग हम देख लेते हैं। जो वाटर ट्रेडिंग है ये एक क्या करता है कि जो जल को एक सार्वजनिक वस्तु मानने के बजाय इसे एक कमोडिटी के रूप में मान्यता प्रदान करता है। मतलब कि इसके तहत उपभोक्ताओं के मध्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जल का व्यापार वो कर किया जा सकता है। जल का व्यापार क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और जो मैकेनिज्म है इसमें क्या है कि इसके तहत कोई कंपनी जल कंपनी के रूप में तीसरे पक्ष से जल की खरीदारी कर सकती है और किसी उपयोगकर्ता को बेच सकती है। मानो कि दो कंपनी है A और B, तो एक कंपनी, एक जल कंपनी, उससे B कंपनी क्या करेगी, जल को खरीद लेगी, और एक कंज्यूमर है C, उस कंज्यूमर को बेच देगी। ठीक है, इसके लिए क्या कि water.org से वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम पहले एक इनिशिएटिव है, वो भी इसमें चालू की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो सुरक्षित जल और स्वच्छता के लिए किफायती वित्त पोषण की बाधाओं को दूर करना है। यह क्या करेगा, यह एक नन मतलब NGO के रूप में काम करता है, एक ग्लोबल गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया भर के लिए सुरक्षित जल और स्वच्छ जल और स्वच्छता लाने के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है।
जो वाटर रिलेटेड न्यूज़ रहे हैं उनको भी चर्चा कर लेते हैं। एक अवार्ड बहुत चर्चा में रहा है, नेशनल वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति ने जो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य में कौन है? सर्वश्रेष्ठ राज्य में मध्य प्रदेश, और सर्वश्रेष्ठ जिले में गंजाम, जो कि कहाँ का जिला है? उड़ीसा का जिला रहा है। इस पुरस्कार के बारे में अगर हम देखें तो इसको जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया गया था। दूसरे और तीसरे पुरस्कार को 2019 में और 2020 में दिया गया था। कोविड वगैरह के कारण इसको बीच में डिसकंटिन्यू किया जा चुका है, किया गया था, क्योंकि कोविड की गतिविधियों को देखते हुए बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, WQC। तो ये चर्चा में ये रहा है कि जो यमुना के पुनरुद्धार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने बताया कि जो यमुना में WQA में सुधार हो रहा है। अब सुधार कहाँ हो रहा है वो तो भाई यही जाने, लेकिन बताया गया है। सुधार में क्या कि आमतौर पर किए जाने वाले WQS हैं BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड COD क्या कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जितना ज्यादा BOD होगा, मतलब उच्च BOD कम घुलनशील ऑक्सीजन और उच्च प्रदूषण को दर्शाता है। ठीक है। COD का मान क्या होगा? सदैव BOD से अधिक होता है, और COD का अधिक मान COD का जो अधिक मान होगा वो प्रदूषण का संकेत भी होता है कि कोई जल कितना प्रदूषित है। एक और टॉपिक, एक आयोग है सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, ये भी चर्चा में रहा है। ये चर्चा में क्यों रहा है? CWC ने बताया कि जो 2023 में जो भारत के दक्षिण राज्य हैं उनमें जलाशयों के क्या हो गया, स्तर कम हो गया है। CWC के बारे में क्या बताएं तो CWC क्या कि जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है, और यह वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जल दिवाली अभियान वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन। इसको किसके द्वारा चालू किया गया? इस अभियान को चालू किया गया आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको चालू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि जो वाटर गवर्नेंस में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉल्यूशन है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन है। इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं आपसे। तब तक के लिए जो क्लासेस आपने पीछे क्लासेस नहीं देखी है उस क्लासेस को आप देख सकते हैं, जिसकी हमने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को 2-3 क्लास में उनको क्या कर लिया, कवर कर लिया गया है। वो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास में। जय हिंद। चलो ठीक है, फिर चलते हैं।